स्टूडेंट्स, अब तक के हमने देखा ग्लाइकोलिसिस तक के बारे में। ठीक है, आपने देखा कि रेस्पिरेशन डिवाइड होता है दो बेसिक प्रोसेसेस में, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। Then presence of oxygen, aerobic respiration is divided into 3 steps: glycolysis, tricarboxylic acid cycle and electron transfer chain. लास्ट में हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। उस समय ग्लाइकोलिसिस 1 molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid, because glucose is 6 carbon compound and pyruvic acid is 3 carbon compound. So to balance it, 1 molecule of glucose is broken down into 2 pyruvic acid. 2 pyruvic acid जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जब ब्रेक डाउन करता है तो एसिटिल कोए बनता है। एसिटिल कोए के साथ NADH2 CO2 ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो जो ये एसिटिल कोए बना है बेटा, जो ग्लाइकोलिसिस वाले पार्ट में एसिटिल कोए यानी एसिटिल को एंजाइम ए एक एंजाइम बना है, वो एंजाइम एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। यानी अब आपका प्रोसेस जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, मान लो ये आपका सेल है, ये आपका साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये आपका एक सेल है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। तो अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका है वहाँ पे एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये जो एसिटिल कोए आपका यहाँ पे ACTH बना है, ठीक है, एसिटिल कोए मॉलिक्यूल जो बनता है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर आपकी प्रोसेस होती है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। मतलब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका अब एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो 1 molecule, ये जो लास्ट में लिखा है यहाँ पे, 1 molecule ऑफ ग्लूकोज गिव्स CO2 एंड H2O अलॉन्ग विथ एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। 38 ATP बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, 2 ATP बनते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन में आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रहा है। जो मैंने ऊपर रेड लेटर्स में लिखा है वो यही चीज़ बता रहा है कि पूरा जब आपका ये एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एसिटिल कोए है आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनाता है एसिटिल कोए। ठीक है, डायरेक्ट पायरुविक एसिड या हम लोग जैसे रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन लिखते हैं C6H12O6 + O2 गिव्स यू CO2 और H2O। तो जब ये C6H12O6 CO2 और H2O में कन्वर्ट हो रहा है तो बीच में आपका पायरुवेट बन रहा है। उसके बाद उससे एक एंजाइम बन रहा है एसिटिल कोए जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। मैं क्रेब्स साइकिल का भी डायग्राम आपको देने वाली हूँ। तो क्रेब्स साइकिल में जो एंटर करता है तो क्रेब्स साइकिल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बनता है दैट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। तो ये कैसे होते हैं ये हम लोग स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में देखने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 था बेटा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में। When acetyl CoA molecules enter the mitochondria, the tricarboxylic acid cyclic chain reactions takes place in mitochondria. Acetyl part of acetyl CoA is completely oxidized, releasing molecule of carbon dioxide, water, NADH2 and FADH2. होता क्या है बेटा, ये जो एसिटिल कोए मॉलिक्यूल्स बने कहाँ बने? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, तो पायरुवेट से बने आपके एसिटिल कोए, NADH2 और CO2 भी बना था, हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था। तो ये जो एसिटिल कोए मॉलिक्यूल बनता है ये आपके कहाँ एंटर हो रहा है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते ही क्या चालू हो जाएगी? आपकी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज TCA साइकिल। इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोला तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं इसमें। ऑक्सैलो एसीटेट नाम के 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं जो कि मैं आपको क्रेब्स साइकिल में दूंगी तो आपको क्लियर समझ जाएगा। इसके बाद मैं आपको ATP एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और क्रेब्स साइकिल का डायग्राम देने वाली हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हुआ? एसिटिल कोए जो गया ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ। इस माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद क्रेब्स साइकिल हुआ या ट्राइकार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हुआ। ये जो क्रेब साइकिल है, ये साइकिल ही मैं आपको देने वाली हूँ डायग्राम में। तो ये जो क्रेब साइकिल है वो होती है, क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके तीन नाम है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल, या फिर EMP पाथवे। दिस इज़ EMP पाथवे। क्यों है तो मैं इसका रीज़न भी आपको बाद में बताने वाली हूँ, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था, या बोल सकते हो आपने थ्योरी पुट की थी। तो एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोए, जो एसिटिल कोए का जो एसिटिल पार्ट है, जो एसिटिल कोएंजाइम का एसिटिल पार्ट है, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और फिर वो ऑक्सीडाइज होके कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं? CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2। NADH2 निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोक्साइड, ये है H बोले तो हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब एसिटिल पार्ट है, एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोए, ये कोए कट हो जाएगा, ये एसिटिल पार्ट ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होके हमको ये चीज़ें मिलती है। आपने देखा कि एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोए एंटर होता है क्रेब साइकिल में और आपको दिखेगा ATP बन रही है, दैट इज़ NADH और FADH बन रहा है और फाइनली अपने को क्या मिल रहे हैं? तो ATP मॉलिक्यूल्स। तो इसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आपको अच्छे से ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन क्या होता है ये हम देखेंगे अभी आगे। ये अगर आपको अच्छे से समझ गया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ आपको। दैट इज़ व्हेन एसिटिल कोए, जो एसिटिल कोए आपका कहाँ बना है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में और पायरुविक एसिड आपका बनता है एसिटिल कोए में, कन्वर्ट होता है। फिर एसिटिल कोए आपका क्रेब साइकिल में जाता है। एसिटिल कोए जब आपका क्रेब साइकिल में गया, क्रेब साइकिल में एंटर हुआ मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ, तो उस समय आपका जो एसिटिल पार्ट है एसिटिल कोए का, वो क्या करता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और फाइनली उससे क्या बनते हैं? तो NADH और FADH और CO2 और वाटर, ये दोनों फाइनल प्रोडक्ट्स बन गए और इन दोनों का कन्वर्शन ATP में हो जाता है, जो कि हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है। ठीक है, NADH2 और FADH2 जहाँ जहाँ बन रहे हैं वो हमको आगे चल के ATP दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो NADH, FADH, NADH, ये आपको ATP ही दे रहे हैं। और आपके क्या बने फाइनल प्रोडक्ट्स? एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या बनते हैं बेटा? CO2 और H2O। ये जो NADH2 और FADH2 बनते हैं, या ATP भी जो बनता है, जो ATP बनता है, ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे देखो डायरेक्ट ATP निकल रहा है, यहाँ डायरेक्ट ATP निकल रहा है, तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट्स में ही काउंट होता है। ठीक है, तो आपको मैंने तभी बताया कि जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का CO2 और H2O देता है, एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन की तरफ। ठीक है, क्या बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में? इट टेक्स प्लेस ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बताया आपको? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, क्योंकि अभी एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो ये भी आपकी चीज़ कहाँ होनी है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन फ्रॉम NADH2 From NADH2 molecule 3 molecules of ATP and from FADH2 molecule 2 molecules of ATP are produced during this cyclic reaction. Along with ATP, water molecules are also formed during the chain reaction. क्या बन रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन, जो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है पेज नंबर 14 पे। यहाँ पे जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का डायग्राम है। ठीक है, इसमें आपने देखा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। फाइन, और ये पायरुविक एसिड एंटर कर रहा है, फैटी एसिड जो भी है, माइटोकॉन्ड्रियल मैटर, और यहाँ पे आपका पूरा चेन रिएक्शन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वो जो साइक्लिक फॉर्म दिख रहा है वो आपका क्रेब साइकिल है। तो मैं जब आपको क्रेब साइकिल समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा।
एज क्रेब साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको मैं एक आउटलाइन दे रही हूँ क्रेब साइकिल की। तो आपको क्या बताया गया इसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन क्या होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और NADH2 और FADH2 जो ऊपर बने हैं, यानी ऊपर वाले प्रोसेस में, यानी ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल में जो बनते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में। दे पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। होता क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एक सेकेंड, हाँ, NADH2 अपन इतना नहीं लिखेंगे, आप लिखोगे कि NADH2 का एक मॉलिक्यूल आपको कितने ATP देता है, 3 ATP देता है, और FADH2 का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपको 2 ATP देते हैं। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बिल्कुल नोट डाउन करनी है कि NADH2 का 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव्स यू 3 ATP मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 गिव्स यू 2 ATP मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ये ध्यान में आएगा कि कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब हम जब बाजू में डायग्राम देखने जा रहे हैं तो आपको समझेगा। इसमें क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रोसेस में NADH2 FADH2 पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि TCA साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में बने हैं। हर NADH2, एक मॉलिक्यूल NADH2 3 ATP जनरेट करता है, एक FADH मॉलिक्यूल 2 ATP जनरेट करता है, और इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, जो कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट है। अब जितना भी आपने ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन पढ़ा है, उसका ये पूरा आउटलाइन है। क्या बताया है बेटा, आप देखेंगे। एक्चुअली देखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। इससे बेटर मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का डायरेक्ट C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स यू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये आपके एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, या नॉर्मली रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको क्या दिख रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP, ठीक है। बट आपको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 36 ATP दिखाया है। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बता रही हूँ। पहला प्रोसेस जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। जब ये ब्रेकडाउन होता रहता है तब 2 ATP जनरेट होते हैं, ठीक है। ये ब्रेकडाउन होने के लिए बेटा 2 ATP लग रहे हैं। पहले तो ये ब्रेकडाउन होने के लिए 2 ATP लग रहे हैं, जो कि हमने बाहर से लिया है। फाइनली क्या हुआ, ये जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो 2 ATP जनरेट होते हैं। उसके अलावा 2 NADH जनरेट होता है। 2 NADH, 1 NADH कितना जनरेट करता है, 3 ATP मॉलिक्यूल्स, और वो NADH2 है, H2 है, ये NADH है, ठीक है। तो इसमें होंगे कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स 4 ATP बना रहे हैं। उसके बाद फिर 2 NADH जो है वो 3 ATP मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, NADH2 बनता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 6 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, एंड देन NADH2 है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्रेब साइकिल के समय 2 ATP निकल रहा है, फिर आपके 6 NADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 6 NADH2, 6 3 ज़ा 18 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 1 NADH2 मॉलिक्यूल जो है, 1 NADH2 मॉलिक्यूल 3 ATP जनरेट करता है। 1 NAD 3 ATP जनरेट कर रहा है, तो 2 NAD 6 ATP जनरेट कर रहा है, 6 NADH2 18 ATP जनरेट कर रहा है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 रिलीजेस 2 ATP, तो यहाँ पे 2 FADH2 मॉलिक्यूल है तो 4 ATP। सो 2 and 4 6, 6 and 6 12, 13 14 and then 18 32 and then 4 36। इस तरह से 36 ATP मॉलिक्यूल जो थे वो हमको मिले हैं, क्योंकि जो 2 ATP हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के समय लिया था वही 2 ATP हम लोग उसको वापस कर रहे हैं। देखो मैं आपको साइन के थ्रू बता रही हूँ कि ये 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकोलिसिस में लगते हैं और हम उसको वहीं वापस कर देते हैं,
ठीक है, जो लगे और वो जो जनरेट हुए वापस, अगर उसको वापस नहीं करते थे तो हमारे पास कितना होता था यहाँ पे 38 ATP होता था, पर हमको वापस करने ही पड़ेंगे, इसीलिए हमारा टोटल नेट ATP यील्ड होता है 36। बोला जाता है 38 बनते हैं, एक्चुअली बनते 38 है, लेकिन बेटा क्या किया आपने, 2 उसको वापस किया, 13 तुझको अर्पण, ठीक है, क्योंकि इससे लिया था और इसी को ही मतलब बाहर से लिया था और बाहर से ही वापस किया हम लोगों ने, ठीक है। सो दिस वाज द आउटलाइन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। होप सो आपको समझा होगा। ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कन्वर्शन पायरुवेट में होता है, पायरुवेट का फिर एसिटिल कोए में, एसिटिल कोए फिर क्रेब्स साइकिल। जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आपको मैंने सारा साइड में लिख के दिया है, ये बहुत अच्छे से नोट करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन ख़त्म किया है। आगे हम लोग देखने वाले हैं ATP के बारे में। ये जो हमारे हर वीडियो में ATP आ रहा है, तो ATP एक्चुअली क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं, और मैं आपको क्रेब्स साइकिल का डायग्राम भी देने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये था अब तक का एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि जनरली 3 to 5 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। अब तक हम लोगों ने देखा कि ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कैसे सीरियली होते हैं, और फिर हम लोगों ने उसका देखा फ्लो चार्ट, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रेब्स साइकिल, दो इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड इट्स कि व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, आई हैव गिवन इट ऑन द बोर्ड। आप देखेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, एसिटिक एसिड बनते हैं, ऑक्सैलो एसिटेट, साइट्रेट, और यहाँ पे एक एसिटिक एसिड बनता है, और इसको क्रेब्स साइकिल इसने नाम दिया है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, क्रेब्स। ओके, तो आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। दिस इज़ एसिटिल कोए। एसिटिल कोए जो है वो एंटर होता है और फिर उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको ड्रॉ करना है, आपको नॉर्मली ये ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको GTP दिखाया है, जैसे कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है वैसे ग्यूएनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसाइन ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, वैसे ग्यूएनिन भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है, वो भी ATP जैसा एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट टू ATP वैसा ही होता है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे 6 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एसिटिल कोए, ऑक्सैलो एसिटेट, साइट्रेट, जो कि एंटर हो रहा है, और उसका फिर साइक्लिंग होके आपको दिख रहा है कि कैसे ब्रेक डाउन होता है और कैसे NADH2, FADH2 ये चीज़ें बनती है और फिर इसमें से ATP बनती है। तो ये पूरा क्रेब्स साइकिल है। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ इट, नथिंग एल्स, ओके, जस्ट टू गेट अंडरस्टैंड। बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है, आपको समझना चाहिए कि एसिटिल कोए और NADH, FADH क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, इसीलिए ड्रॉ किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ATP, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल का मतलब क्या है बेटा, करेंसी यानी क्या होता है, बेसिकली करेंसी में मतलब ऐसा होता है कि पैसा, जब आप एक चीज़ खर्च करके और मतलब आप पैसा खर्च करके कुछ चीज़ खरीदते हो, वैसे ही हमारा ATP का है कि ATP खर्च करके हम लोग वो फंक्शन कर रहे हैं बॉडी के। ATP इज़ एनर्जी, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क। तो जो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी खर्च करेंगे तो हम वो काम कर पाएंगे। जिस तरह से आप एक शॉप में जाते हो, व्हेन यू गो टू अ शॉप, यू वांट टू बाय अ चॉकलेट फॉर दैट, व्हाट यू विल डू, यू विल टेक आउट सम मनी फ्रॉम योर वैलेट एंड विल गिव इट टू द शॉपकीपर एंड देन ही विल गिव यू अ चॉकलेट। तो ये क्या हुआ, आपने उसको करेंसी दी और उसने आपको वो प्रोडक्ट दिया। वैसे ही यहाँ पे होता है कि ATP में, जो ATP हमारे बॉडी में बनता है, जो सेल में बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको जब आप इन्वेस्ट करोगे, उसको जब आप खर्च करोगे, उसको जब ब्रेक डाउन करोगे, तो वो ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी अपने को मिल रही है, उससे हम वो बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फंक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया हुआ है, इट इज़ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी एनर्जी भरी पड़ी होती है, जो हम लोग इन्वेस्ट करके अपनी चीज़ें उससे व्हाट यू विल से हम लोग फंक्शंस कर सकते हैं, या हम लोग आगे के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कर सकते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन ATP। ATP के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ATP, द फुल फॉर्म फॉर ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन या एडिनाइन
एडिनाइन क्या है? ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि आपको डीएनए के स्ट्रैंड्स में मिलता है। 4 नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। उसमें से एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है आपका एडिनाइन। सेकेंड होता है पेंटोस शुगर राइबोस C5H10O5, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनाइन के साथ ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल और एक पेंटोस शुगर भी लगा होता है। पेंटोस शुगर क्यों बोला है? क्योंकि इसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पेंटोस यानी 5, हेक्सा 6, टेट्रा 4, ट्राई 3, इस तरह से ऐसे न्यूमरोलॉजिकल उनके नाम रखे गए हैं। तो शुगर राइबोस। देन 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जैसे कि ये आपस में ऐसे अटैच रहते हैं, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस तरह से चेन में अटैच होते हैं। सो योर एटीपी इज मेड अप ऑफ 3 कंपाउंड्स, एडिनाइन, पेंटोस शुगर राइबोस एंड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वी हैव कवर्ड फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आए हैं। दस इट इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडिनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड। इस तरह से 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है? 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड है। अब क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय विच फॉस्फेट आर अटैच टू ईच अदर। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स, ये जो बॉन्ड्स हैं जिससे वो लोग लिंक्ड हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का डायग्राम दिखाया है यहाँ पे, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का डायग्राम है। तो ये जो एनर्जी स्टोर रहती है इन बॉन्ड्स में, ये इस वजह से, जो ये जिस बॉन्ड से ये लोग अटैच्ड है, इसमें क्या है बेटा? एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी आपको तब मिलेगी जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, राइट? ओके, नाउ 5th पॉइंट है, एज पर द नीड ऑफ द सेल, as per the need of the cell energy is obtained from ATP by breaking the phosphate bond। जैसे आपको एनर्जी चाहिए तो आपको फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से आपको एनर्जी कैसे मिल रही है? ये जो फॉस्फेट बॉन्ड आपस में अटैच्ड है उसको ब्रेक करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। सो एटीपी क्या बताया? एटीपी मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड इन द सेल एज पर द नीड। इस तरह से एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको जितने चाहिए उतने सेल में होते हैं और उनको ब्रेक करके आप एनर्जी लेंगे। एटीपी बनता है एडीपी से, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, एडीपी से एटीपी बनता है, फिर एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है तो फिर एडीपी में कन्वर्ट होता है, फिर एडीपी एटीपी में बनता है, इस तरह से चलता रहता है। एडीपी से एडीपी में एक पी ज्वाइन होगा तो एटीपी बनेगा, और फिर एटीपी जब ब्रेक होगा तो एडीपी प्लस पी बनेगा, फिर ये वापस ज्वाइन होकर एटीपी बनेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। एनर्जी हमारे बॉडी में बनती रहती है क्योंकि हम लोग फूड खाते रहते हैं और हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी लेते रहते हैं और फाइनली हमारा डाइजेशन होता रहता है। तो एटीपी से एडीपी और पी बनता है ब्रेक डाउन में, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म इज़ दैट मेकिंग अप। तो एडीपी और पी से फिर एटीपी बनता है। अब मैं आपको डायग्राम में समझा रही हूँ कि एटीपी और एडीपी क्या है। एटीपी को मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन दिखाया है, फुल है बैटरी। जब हम लोग फ़ोन चार्ज करते हैं तो वो कैसे फुल हो जाती है। 100% चार्जिंग इज़ एटीपी। समझ में आ रहा है? एटीपी, ये जो मैंने दिया है एटीपी, ये 100% चार्जिंग होके है। इज़ इट क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल दिखाया ऐसे बैटरी में। तो इसका अब चार्जिंग है। अब जैसे जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है? बैटरी डाउन होती जाती है और उसका लास्ट जो सिग्नल आता है वो इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये एटीपी से क्या बना? एडीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट इज़ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो अब क्या हुआ हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बेटा ये आपका मान लो ये एडीपी, एडिनाइन दैट इज़ नाइट्रोजनस बेस, राइबोस ये वाला रेड कलर वाला राइबोस है, ये एडिनाइन जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। उसके बाद राइबोस शुगर है जो अटैच्ड है, देखो बॉन्ड दिख रहा है ब्लैक वाला बीच में, और उसके साथ इसके साथ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट आर अटैच्ड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट आर अटैच। तो ये हो गया पूरा आपका एटीपी का स्ट्रक्चर। ये है आपका एटीपी जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। इज़ इट क्लियर? अब ये एडीपी में जो कन्वर्ट हो रहा है तो मैं एडीपी का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। हो गया रहा है यहाँ पे मैंने ग्रीन से आपको ब्रेकिंग दिखाई है। 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच्ड है, उसमें से एक ब्रेक हो रहा है फॉस्फेट, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों चाहिए हमको एनर्जी? वॉट एवर द प्रोसेसेस इन योर बॉडी इज गोइंग ऑन, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, कुछ भी, डांसिंग, ईटिंग, वॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटी, सबके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे एनर्जी चाहिए, तो मेरा एटीपी खर्च हो रहा है।
तो ये जो एटीपी खर्च होता है वो कैसे होता है, आपकी बॉडी से एनर्जी कैसे निकलती है, जो एटीपी फॉर्म हुआ वो एटीपी के जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं उसका ब्रेक बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड विथ मोर एनर्जी, ये मोर एनर्जी वाले ब्रेक बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक होके एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी बन रही है, और फाइनली एटीपी मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड पी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एटीपी मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड पी। उसी तरह से आप देखो ये एडीपी मॉलिक्यूल है, एडिनासाइन वैसा ही है, एडिनाइन, राइबोज भी वैसा ही है, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स थे, उस जगह पे अभी 2 फॉस्फेट है, सो इट इज़ एडीपी एंड दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। ये आपका एटीपी का स्ट्रक्चर है और ये आपका एडीपी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जब एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोल रहे हैं, मतलब क्या, जब हम लोग एटीपी को खर्च करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे तो उसका कन्वर्शन होगा एडीपी और पी में, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये देखो आप एनर्जी रिलीज हुई है ना, ब्रेक होके एनर्जी रिलीज हुई, दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्रेब्स साइकिल का डायग्राम बताया मैंने आपको और एटीपी के बारे में बताया। बेटा एटीपी के बारे में अगर शॉर्ट नोट आता है तो ये पॉइंट्स काफ़ी हैं और फिर आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करके बता सकते हो। उसके अलावा इसके पहले जो हम लोगों ने ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन और ग्लाइकोलिसिस देखा, इट कैरीज प्रोबेबली 5 मार्क्स, तो आपको वो बहुत अच्छे से करना है। शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, उसके लिए क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल या एक्सप्लेन द प्रोसेसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन डिटेल, तो आपको वैसा लिखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो टीसीए साइकिल और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह थे वो किस साइंटिस्ट ने दिया, और इनकेस अगर अब तक के हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी रिलीज़ कैसे होती है, ग्लूकोज को पकड़ के हम लोगों ने सारे ब्रेक डाउन किए हैं। अगर इनकेस आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो कुछ तो रहेगा, दैट इज़ प्रोटीन्स या लिपिड्स, फैट्स रहेंगे, उनको पकड़ के या उनसे हम एनर्जी कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज़ की तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला और 38 एटीपी मिले, तो अब अगर प्रोटीन्स और फैट्स से रिलीज़ करेंगे एनर्जी या ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको कितनी एनर्जी मिलेगी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब हम लोग ये देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ये किसने प्रपोज किए थे, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस, इसका ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ये सिनोनिम है, यानी इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को ईएमपी पाथवे बोला बाय मिस्टेक, बट ग्लाइकोलिसिस को ही कहा जाता है ईएमपी पाथवे। और ईएमपी पाथवे देने वाले थे हमारे 3 साइंटिस्ट, एक थे गस्टव एम्डेन, दूसरे ओटो मेयरहॉफ एंड जैकब परनस। तो ये ईएमपी, ये जो सिनोनिम है ईएमपी, ये इसीलिए दिया है ई फ्रॉम हियर, एम फ्रॉम हियर एंड पी फ्रॉम हियर, ठीक है, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ईएमपी पाथवे का फुल फॉर्म है एम्डेन, मेयरहॉफ एंड परनास पाथवे, ठीक है। देन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो साइकिल है, जिसको क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल भी कहा जाता है, उसका सिनोनिम है, मतलब उसके जैसा ही दूसरा, he was discovered by Sir Hans Krebs, hence the name was coined as Krebs cycle, ठीक है। ये याद रखेंगे हम लोग, ऑड मैन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज, इन सब में किसी में भी आ सकता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से उसको लर्न कर लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। अब बात चलती है कि अगर मान लो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास देखो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों से हमको एनर्जी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट का तो सीरीज़ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोए बनता है और एसिटिल कोए से फिर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और CO2 H2O और एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके बॉडी में या लिपिड्स रहेंगे, लिपिड्स यानी फैट्स विच आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड से डायरेक्ट एसिटिल कोए बनता है, फिर वही प्रोसेस होगा। या फिर प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स फिर एसिटिल कोए, क्रेब्स साइकिल और फिर वही लास्ट का बाय प्रोडक्ट मिलता है। सिर्फ क्या स्किप हो रहा है बेटा, ये ग्लाइकोलिसिस वाला हो रहा है, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में नहीं मिलता है।
लिपिड्स और प्रोटीन जब ब्रेक डाउन करते हैं तो CO2 और H2 और एनर्जी जो बनती है हमारे बॉडी में, क्रेब्स साइकिल में जो एसिटिल कोए एंटर होता है, तो क्या स्किप हो रहा है? तो बेटा ग्लाइकोलिसिस। तो यही जो फ्लो चार्ट है मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है, तो आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट है कि इन केस ऑफ लेस स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन बॉडी देन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूटिलाइज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो उस केस में आपको लिपिड्स और प्रोटीन्स से एनर्जी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। वही है, लिपिड्स फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इन दोनों का जो कन्वर्शन है ये जा रहे हैं, ये कन्वर्ट होते हैं आपके एसिटिल कोए में, डायरेक्टली इसमें जा रहे हैं। मतलब ये जो ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस वाला जो EMP पाथवे है, ये आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स में नहीं होगा। तो एसिटिल कोए होगा, फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा एंड देन यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। ओके, तो थर्ड पॉइंट है आपका कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रिलीजिंग एनर्जी। वही चीज़ है, जो चीज़ मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताई है वही चीज़ मैंने पॉइंट वाइज साइड में लिखी है। तो आपको ये हो जाएगा कि कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टेट द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो मान लो कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको पता है, कभी आपको प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट स्किप कर देना, ये लिपिड्स प्रोटीन्स ये वाला और यहाँ से, तो आप ये पूरा उसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। क्या डिस्क्रिप्शन दिया है कि कभी कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपके बॉडी में नहीं होते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन आपके लिपिड्स या प्रोटीन्स से होता है। कभी कभी होता है कि हम लोग जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन्स से ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है और एनर्जी प्रोडक्शन होता है। फ़र्क ये है कि ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा क्योंकि लिपिड्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और फाइनली बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोए एंड देन क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और फाइनली हमको ऐसी एनर्जी मिलती है। तो ये तो बेटा था कि प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स।